अच्छा, जब हम स्टार्ट करते हैं एनपीवी एडवांस मेथड। ठीक है, अभी जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने एनपीवी की बात की थी, लेकिन वही एनपीवी जो हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ी हुई थी बेसिक लेवल वाली, उसी को जरा हमने गो थ्रू किया था। और एनपीवी होती तो वही चीज़ है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज, के फ्यूचर में जो भी नेट कैश फ्लोज आ रहे हैं उनकी आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को आप माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि सर्टेन प्रोजेक्ट से क्या आपको नेट बेनिफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। ठीक है, वो एनपीवी होता है, एनपीवी वही रहेगा। लेकिन एडवांस से मेरी मुराद ये है कि जो नई चीजें अब एनपीवी में आ रही हैं जो कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, आज हम वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस कुछ पॉइंट्स जो कि ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आपके माइंड में ये होने चाहिए while calculating this NPV. Only relevant cash flows are considered while calculating NPV of project. Relevant cash flows are those that arises because of our decision to invest in a project. Relevant cash flows are future incremental cash flows. कि जब हम एनपीवी की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि हमने सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट कैश फ्लोज को कंसीडर करना है। ठीक है, और रेलिवेंट कैश फ्लोज क्या होते थे? जो कि आपके डिसीजन पे डिपेंडेंट होते थे। Unless the examiner told you otherwise, following assumptions are made about cash flows when calculating NPV. जब आप एनपीवी कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये assumptions वहां पर लगेंगी। अगर इसके अलावा एग्जामिनर ने कुछ मेंशन ना किया हुआ या कुछ भी मेंशन ना हो तो हम एज्यूम करेंगे कि ये चीज वहां पर है। पहली क्या है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमेशा कब होगी? आज के दिन, यानी कि ईयर जीरो। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो आज के दिन होगी, यानी कि ईयर जीरो पे होगी। ऑल कैश फ्लोज अकर एट द स्टार्ट और एंड ऑफ द ईयर। ये ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ कि हमने एज्यूम करना है कि जितने भी कैश फ्लोज हैं या तो वो साल के शुरू में या वो साल के एंड पे अराइज होंगे। एनी कैश फ्लो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इज एज्यूम टू बी अकर्ड इन एंड ऑफ द लास्ट ईयर। कि अगर लेट सपोज एक कैश फ्लो है वो 1 जनवरी 2025 का है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो 31 दिसंबर 2024 का भी है। यानी कि एंड ऑफ द ईयर स्टार्ट ऑफ द ईयर का एक ही मतलब है। ठीक है, ये भी बात ऑलरेडी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो ये कुछ एजम्पशन है जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए। अब हम चलते हैं मेन फॉर्मेट पे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। आपको नजर आ रहा है कि अब जो फॉर्मेट है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। ठीक है, अब टॉप टू बॉटम जो है वो अब हमने देखना है, जरा इसको वन बाय वन सारी चीजों को देखना है। अब आप लोगों ने जो एनपीवी का मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किया था, जो हमने फर्स्ट क्लास में रिवाइज भी किया था, उसमें आपको याद होगा कि ईयर जीरो, फिर आप उसके नीचे ईयर वन लिखते थे, फिर ईयर टू उसके नीचे, फिर ईयर थ्री उसके नीचे, फिर ईयर फोर। लेकिन अब आप लेफ्ट टू राइट ईयर्स लिख रहे हैं। यानी कि अब आपने जो फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि फॉर्मेट ही ऐसा है जो कि लेफ्ट टू राइट अगर आप ईयर्स लिखेंगे तभी कैलकुलेशन आसान होगी, तो हमने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। एग्जाम में आपके वो फॉर्मेट नहीं आएगा, आपने ये फॉर्मेट फॉलो करना है। देखिए, जो भी हम चीजें पढ़ने जा रहे हैं वो सारा अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, यही कैलकुलेट करना कि एनपीवी क्या है। ठीक है, तो ईयर आपको नजर आ रहा है, ईयर जीरो जिसका मतलब है आज, जिसका मतलब है वो दिन जब इन्वेस्टमेंट हुई है। फिर ईयर वन है, फिर ईयर टू है, फिर ईयर थ्री है, फिर ईयर फोर है। ठीक है, एनपीवी हम निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में आपको ब्रैकेट नजर आ रहा है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज अ कैश आउटफ्लो। कैश जब आउटफ्लो होता है तो आपने ब्रैकेट से रिफ्लेक्ट करना होता है उसको, ब्रैकेट से आपने रिप्रेजेंट करना होता है, ब्रैकेट से आपने उसको शो करना होता है। फिर उसके बाद आ रहा है सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू के जो प्रोजेक्ट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, उससे आपको कितना सेल्स आ रही है। एंड ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट कैश सेल्स, बिकॉज हम रेलिवेंट कैश फ्लोज को कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो प्रोजेक्ट से आपके कैश फ्लोज, कैश इन फ्लोज हैं, जो सेल्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो आपने लिखना है ईयर वन का, ईयर टू का, ईयर थ्री का, ईयर फोर का, ईयर फाइव है तो उसका। उसमें से फिर आपने वेरिएबल कॉस्ट जो है वो माइनस करनी है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट रेलिवेंट होती है। फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है, और फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली करनी है? रेलिवेंट वाली, यानी कि जो स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है या जो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट होती है आपने वो माइनस करनी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमने रेलिवेंट कैश फ्लो सारे कंसीडर करने हैं। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग जनरल फिक्स कॉस्ट यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर कौन सी वाली आएगी? इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट आएगी। अब सेल्स में से जब आप दोनों तरीके की कॉस्ट जो कि प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, कैश फ्लो बेस्ड कॉस्ट, रेलिवेंट कैश फ्लो बेस्ड कॉस्ट, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट, उसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाता है टैक्सेबल कैश फ्लोज। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखें। आ, जो आप अर्न करते हो उस पे आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है, राइट? और टैक्स एक कैश आउटफ्लो है। जब एक कंपनी टैक्स पे करती है तो ऑब्वियसली पैसे पे कर रही है ना, कोई इमेजिनरी कॉस्ट तो नहीं है, पैसे उसने पे करने हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा टैक्सेबल कैश फ्लोज। उसको आपने मल्टीप्लाई करना है वट एवर द टैक्स रेट इज।
आपके पास हर साल की टैक्स की कैलकुलेशन आ जाएगी, ईयर 1 की, ईयर 2 की, ईयर 3 की, ईयर 4 की, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिखा हुआ है WDA टैक्स रिलीफ। इसका मतलब है रिटर्न डाउन अलाउंस टैक्स रिलीफ, इसको टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। आप लोगों ने टैक्सेशन अगर पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि वहां पर एक कैपिटल अलाउंस का कॉन्सेप्ट होता था, कि एसेट पे आपको अलाउंस मिलता था। तो यहाँ पर भी कैपिटल अलाउंस रिलेटेड, जिसको WDA भी हम बोलते हैं कभी कभार, रिटर्न डाउन अलाउंस, कभी कभार हम उसको टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ना है। तो वो टैक्स रिलीफ है, वो क्यों रिलीफ है अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। वो रिलीफ आप यहाँ पर देखिए, आप ईयर 1 में ऐड कर रहे हैं, ईयर 2 में ऐड कर रहे हैं, ईयर 3 में ऐड कर रहे हैं, ईयर 4 में ऐड भी कर रहे हैं और डिडक्ट भी कर रहे हैं। रिलीफ का मतलब तो यही होता है ना कि आपने उसको ऐड करना है, कोई आउटफ्लो तो नहीं है, इनफ्लो है। रिलीफ का मतलब होता है सेविंग। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर प्रोजेक्ट से कोई चीज सेव हो रही है आपकी, तो वो कैश इनफ्लो कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो जो भी टैक्स रिलीफ है उसको आपने एडजस्ट करना है। फिर कोई वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट भी आपको नजर आ रही है, ईयर 1 में भी आउटफ्लो उसका हो रहा है, ईयर 2 में भी उसका आउटफ्लो हो रहा है, ईयर 3 में भी उसका हो रहा है, ईयर 4 में इनफ्लो हो रहा है। ये क्या है, ये भी हम टॉपिक वाइज चलेंगे तो आपको पता चलेगा, अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर आती है स्क्रैप प्रोसीड्स। जब प्रोजेक्ट में जितने भी एसेट हैं, जब आप प्रोजेक्ट की लाइफ एंड होती है, आप उसको बेचते हो, तो अगर कोई इनफ्लो आ रहा है स्क्रैप से, तो आपने यहाँ पर शामिल कर देना, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। फिर टैक्सेबल कैश फ्लो में ये तीनों चीजें एडजस्ट करके आपके पास आ जाएंगे नेट कैश फ्लोस। और उन नेट कैश फ्लोस को फिर आपने डिस्काउंट फैक्टर, जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। और फिर आपने एनपीवी निकाल लेनी है। एनपीवी का फॉर्मूला वही है, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोस, जो कि फ्यूचर कैश फ्लो, सॉरी, जो कि ये होंगे। और उसमें से आपने ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपने माइनस कर देनी है। आपको पता है कि नेट कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट जो होगी वही नेट कैश फ्लो होगा। ईयर 0 का डिस्काउंट फैक्टर 1 होता है, तो ये सेम ही चीज यहाँ पर आ जाएगी। बाकी तो जो भी कैश फ्लोज आ रहे होंगे उनको आपने डिस्काउंट करके उसकी कैलकुलेशन करनी है, और फिर आपके पास एनपीवी आ जाएगी। एनपीवी का फॉर्मूला वही रहता है, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मेट, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब हम चलते हैं पहली एडजस्टमेंट में, जो कि आज हमने डिस्कस करनी है। फॉर्मेट्स के हवाले से अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। नो सर, क्लियर है। अब हम चलते हैं पहली एडजस्टमेंट पे, और आप जरा चीजें थोड़ी समझने वाली हैं, अब थोड़ा आप लोगों ने इसको जरा गौर से देखना है। इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट। देखें, एनपीवी जो है उसको कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक है रियल मेथड, एक है मनी मेथड। मनी मेथड को पहले नॉमिनल मेथड बोला जाता था, लेकिन अब उसको मनी मेथड बोला जाता है, ठीक है। तो दो वेज हैं जिसके थ्रू आप एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये समझने से पहले जरा आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनको आपने समझना है, और इनको जरा आपने बड़े गौर से समझना है। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रियल कैश फ्लोस, ठीक है। रियल कैश फ्लोस का क्या मतलब है? रियल कैश फ्लोस का मतलब है वो कैश फ्लोस जिसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल नहीं है करंट प्राइस टर्म्स। इन्फ्लेशन से आपको मतलब, इन्फ्लेशन का मतलब आपको पता है कि एक चीज की वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है, उसे आप इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैश फ्लोज, अगर सवाल में आपको कैश फ्लोज वो गिवन है जिनमें अभी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल ही नहीं है, यानी कि अभी जो उनकी करंट प्राइस टर्म्स है उसी के हिसाब से, ठीक है, वो रियल कैश फ्लोज कहलाते हैं। उसमें जब इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आप शामिल कर देते हो, आप उसको इन्फ्लेट कर देते हो, तो वो आपका मनी कैश फ्लो बन जाता है। यानी कि उसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल करके वो आपका मनी कैश फ्लो बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आज $100 पड़े हुए हैं। आज करंट प्राइस टर्म्स में विदाउट इन्फ्लेशन है, वो 100 हो गए। 10% इन्फ्लेशन रेट है, एक साल में 100 का 10%, 10 से वो वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जो आपका मनी कैश फ्लो बन जाएगा वो बन जाएगा 100 + 10, $110। तो मनी कैश फ्लो का सिंपली मतलब ये है कि उसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल है, और रियल कैश फ्लो का मतलब ये है कि उसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल नहीं है। अगर आप यहाँ पर गौर करें, जो आपकी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, इवन सेल्स रेवेन्यू है, फिक्स कॉस्ट है, तो अगर इन्फ्लेशन उसने सवाल में दी हुई है कि इतने से जो है वो आप लेट से प्राइस बढ़ाओगे, सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे, ठीक है। आज ईयर 0 पे, ईयर 1 पे लेट से $10 पर यूनिट आप प्राइस चार्ज कर रहे थे, आप 10% आप हर साल इंक्रीज कर रहे हो। तो ईयर 2 पे जो फिर आप कैलकुलेशन करोगे, उस 10% इंक्रीज को शामिल करोगे ना, कि भाई सेलिंग प्राइस 10% से इंक्रीज हुई है, उसके हिसाब से हमारा सेल्स रेवेन्यू है। इसी तरह ईयर 3 में, ईयर 4 में, तो आप इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अकाउंट फॉर कर रहे हो। सिमिलरली कॉस्ट को भी आप इन्फ्लेट कर सकते हो, तो आप इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या कर रहे हो, अकाउंट फॉर कर रहे हो, शामिल कर रहे हो। तो वो कैश फ्लोज जिनमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल है, उनको हम बोलते हैं मनी कैश फ्लोज।
और वो कैश फ्लोज जिनमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल नहीं है उनको हम बोलते हैं रियल कैश फ्लोज। रियल कैश फ्लोज हम बोलते हैं। रियल कैश फ्लोज को आपने डिस्काउंट करना है विद रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आप जब भी डिस्काउंटिंग करते हैं, जो भी आपके पास नेट कैश फ्लोज आते हैं, आपको उसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती थी परसेंटेज। तो अगर आपके पास सवाल में कैश फ्लोज रियल वाले हैं, तो आपने जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी कौन सी इस्तेमाल करनी है? रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल करनी है। और अगर मनी कैश फ्लोज गिवन है तो आपने उसको डिस्काउंट करना है यूजिंग मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जो रियल वाला मेथड है वो रियल कैश फ्लोज को रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करके एनपीवी निकालने को रियल मेथड एनपीवी बोलते हैं। और मनी कैश फ्लोज को मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करके जो हम एनपीवी निकालते हैं उसको हम मनी मेथड ऑफ एनपीवी कहते हैं। अभी हम वो करेंगे भी, ठीक है। तो मैं रिपीट करता हूँ, रियल कैश फ्लोज वो कैश फ्लोज हैं जो कि करंट प्राइस टर्म्स में, जिनमें भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल हरगिज नहीं है। और जब उनमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल हो जाता है उसको हम बोलते हैं मनी कैश फ्लो। और फिर मनी कैश फ्लो को हमें मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करना पड़ता है, ठीक है। इन्फ्लेशन में आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी, जनरल रेट और स्पेसिफिक रेट। इसका क्या मतलब है? जनरल रेट का मतलब ये है कि एक ही रेट से सारी चीजें इन्फ्लेट हो रही हैं, जैसे सेल्स, सेलिंग प्राइस भी, वेरिएबल कॉस्ट भी, फिक्स कॉस्ट भी एक ही रेट से हो रही है, मतलब सबका एक ही है। स्पेसिफिक रेट क्या होता है? स्पेसिफिक रेट में ये होता है कि जो लेट से आपकी फिक्स कॉस्ट इन्फ्लेट हो रही है, उसके इन्फ्लेशन परसेंटेज कुछ हो रहा है, 5% है, वेरिएबल कॉस्ट की 3% है, सेल्स रेवेन्यू की 7% है। यानी कि सबके जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं वो क्या है? डिफरेंट है, स्पेसिफिक है, ठीक है। जनरल का मतलब है सिंगल, और स्पेसिफिक का मतलब है हर किसी के इंडिविजुअल। तो हर किसी के अगर इंडिविजुअल होंगे फिर हमने कैसे ट्रीट करना है, अगर एक सिंगल है तो कैसे ट्रीट करना है, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, अब आपने अगर रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी मौजूद है, फिशर इफेक्ट है, उसके थ्रू हम जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, आप जरा गौर करें। 1 + i = 1 + r = 1 + h। आई का मतलब है मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आर का मतलब है रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एच का मतलब है जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हो मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज नोन एज फिशर इफेक्ट, ठीक है। ओनली जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैन बी यूज्ड इन फिशर इफेक्ट। हाँ रिमेंबर, जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो आपने ये जो इन्फ्लेशन रेट लेना है वो कोई स्पेसिफिक वाला नहीं लेना, वो तो सिर्फ जो ऊपर फिगर्स हैं, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, उनके स्पेसिफिकली लेदा होंगे, अगर लेदा गिवन है उनको जस्ट इन्फ्लेट करना है, उनको बढ़ाना है। यहाँ पर फॉर्मूला में कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कन्वर्जन में आपने जो है जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन को लेना है, ठीक है। अब चलते जरा एक एग्जांपल जरा देखते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत इससे आइडिया, और फिर जो है हम आगे मूव करेंगे। एक एग्जांपल करते हैं, इसमें कोई सवाल है तो आप लोगों ने पूछना है पूछ लें। नहीं सर, क्लियर है। सर ये जो आपने अभी मेरा बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो यूज करते हो आप रियल कैश फ्लो के लिए, रियल कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए। और मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो आप मनी कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो आपके पास ये फॉर्मूला है फिशर इफेक्ट, जिसके थ्रू आप कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी परसेंटेज आएगी फिर आप टेबल पे जाएंगे, उसका डिस्काउंट फैक्टर लेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, सही है। ठीक है सर। अच्छा, अब जरा मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, और ताकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। लेट्स से एक प्रोजेक्ट है, उसमें आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है $5,000। और जो प्रोजेक्ट से आपको कैश इनफ्लो आ रहा है वो आ रहा है $2,000 फॉर 4 ईयर्स। 4 साल तक आपको हर साल $2,000 जो है वो आ रहे हैं। और जो आपका मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो है 15%। इन्फ्लेशन रेट जो है वो है 5.5%, लेट से।
और जो आपके कैश फ्लोज हैं, ये जो कैश इनफ्लोज हैं, ये सारे रियल हैं। रियल का मतलब है आर इन करंट प्राइस टर्म्स। अब हम एनपीवी निकालते हैं। पहले हम रियल मेथड से निकालेंगे, फिर हम मनी मेथड से निकालेंगे, ठीक है। एनपीवी रियल मेथड। जब यहाँ पर जगह थोड़ी कम है तो मैं छोटा छोटा ही लिखूंगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। ईयर 0, ईयर 1, 2, 3, 4। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी है 5,000। ठीक है, उसके बाद आपके, क्योंकि यहाँ पर अभी एक जस्ट एग्जांपल कंसीडर करें तो आपके डायरेक्ट टैक्सेबल कैश फ्लोज ही आ जाएंगे। सेल्स और वेरिएबल फिक्स कॉस्ट को अलग नहीं करे, कैश इनफ्लोज ही हैं। वही टैक्सेबल भी आपके होंगे, लेकिन है हमें उसकी भी जरूरत यहाँ पे है भी नहीं। इनफ्लोज लिख देता हूँ मैं, कैश इनफ्लोज 2,000 आपको आ रहा है पहले साल में भी, दूसरे साल में भी, तीसरे साल में भी, और चौथे साल में भी आपका कैश इनफ्लो आ गया। और अब आपने इस कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंट फैक्टर के साथ। और क्योंकि मैं अभी रियल मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कौन सा वाला है, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि 15%। और मुझे पता है कि इन्फ्लेशन रेट 5.5% है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करता हूँ। मुझे फॉर्मूला पता है फिशर इफेक्ट का, 1+i, जो कि मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कि आपका 15% है, जिसका मतलब है 0.15, इज इक्वल टू 1+r। आर तो आपने कैलकुलेट करना है रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो उसको सीधा रहने देता हूँ। और 1+h है। एच का मतलब है जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। एक सिंगल रेट अगर सवाल में गिवन हो तो इसका मतलब है वो जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन ही है। 5.5%, जिसका मतलब है 0.055। अब हम निकाल लेते हैं 1.15, इसको यहाँ पे जाके डिवाइड कर दें, ये 1.15 बन जाएगा। 1+0.055 ऐड करें और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या आता है? 1.09। डिवाइड होने के बाद आंसर ये आएगा ना। जी सर। सिर्फ ये फिगर क्या आएगी, 1.55, 1.055, 1.055। और ये हो जाएगा 1+r। आपने क्या बोला था यहाँ पर, 1.09। 1.09 जी वन सर। पॉइंट जीरो नाइन वन यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू आर। तो ये आपके पास 0.09 आ जाएगा। हमें ये पता है कि डेसिबल में है, इसको परसेंटेज पे कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास जो रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया वो आ गया 9%। देखें, अगर आप यहाँ पर 15 लेते ना, 1+15 और 1+5.5, तो आपके पास ये आंसर डायरेक्टली 9% ही आता। आप चेक भी कर लें, क्योंकि मैंने डेसिमल्स नहीं है, फिर डेसिमल्स को बाद में परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% आ गया। समझ आया ये फिशर इफेक्ट कैसे मैंने यूज किया? जी सर, आ गया समझ। तो ये आपके पास आ गया 9%। तो आपने डिस्काउंट फैक्टर एट 9% लेना है। इसका ईयर 0 का तो हमेशा डिस्काउंट फैक्टर 1 होता है। अब हम चलते हैं टेबल पे और देखते हैं कि 9% पे क्या क्या डिस्काउंट फैक्टर है। 0.917 है, 842,772। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, 0.917, एक मिनट, 0.917, 842,772, 0.842, 0.772 और 0.708। अच्छा, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज आ जाएंगे। प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज, इन्वेस्टमेंट जो है अगेन वही 5,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एक ही हिसाब है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट सर की वैल्यू ये आएगी, ईयर उनका 1834 है। 1834, 1684। 1684, 1544। 1544, 1416। 1416। अब आप इन सबको ऐड करके एनपीवी निकाल लें। वन इन सबको ऐड करके और 5,000 माइनस कर दें, क्या एनपीवी आएगी? 1478। 1478 पॉजिटिव। जी सर। यस।
पॉजिटिव आएगी, अगर कैश इनफ्लोज ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो पॉजिटिव आएगी। तो ये एनपीवी आपकी आ गई 1478 पॉजिटिव। क्लियर है, आपको समझ आ गई इस चीज की? जस्ट अभी रियल मेथड इस्तेमाल करो। मैंने आपको अभी बताया है कि रियल मेथड में क्या होता है, आपके पास रियल कैश फ्लोज होते हैं। रियल कैश फ्लोज का मतलब होता है जिनमें अभी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल नहीं है। और आपको नजर भी आ रहा है कि मैंने ये जो 5.5% इन्फ्लेशन रेट मुझे गिवन है, मैंने अपने कैश इनफ्लोज को इतने से बढ़ाया नहीं है, राइट? अभी मैंने जो 2000 करंट थे उसी में रखा हुआ है, क्योंकि रियल मेथड में रियल कैश फ्लोज होने चाहिए और रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना चाहिए। मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सवाल में मुझे गिवन था और एक इन्फ्लेशन रेट गिवन था, तो मुझे पता है कि यार फिशर इफेक्ट के थ्रू मैं जो है वो रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकता हूँ। वो मैंने 9% निकाल दिया। तो रियल कैश फ्लोज को रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ डिस्काउंट करके मैंने एनपीवी निकाल ली है। ठीक है, अब मैं तो क्या कर। मेरा सवाल है, जी जी, पूछे सर पूछे। मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल था तो हमने उसको रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कन्वर्ट किया थ्रू द फॉर्मूला फिशर प्राइस का, फिशर इफेक्ट, हाँ। और फिशर इफेक्ट। और सर ये जो आपने उससे पहले रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया, फिर आपने रियल कैश फ्लोज बोले, तो सर रियल कैश फ्लोज जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो ही, मतलब इट डजंट से कि ये रियल कैश फ्लो है, मतलब बस एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं, लिखा यहाँ हुआ है। पर देखें, इन्वेस्टमेंट के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे, उसका तो इन्फ्लेशन से ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि वो तो ईयर जीरो पे होती है ना। इन्वेस्टमेंट तो नहीं इन्फ्लेट होगी, मतलब हर सही। साल तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे ना, एक ही इनिशियल है। तो बाकी कैश फ्लोज है, चाहे वो इनफ्लो या आउटफ्लो, इस एग्जांपल को जस्ट शॉर्ट करने के लिए मैंने इनफ्लो लिया है, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो चीजें वेरी करेंगी। तो यहाँ पर कैश इनफ्लोज हमें गिवन थे कि हर साल इतना आ रहा है, और जो कैश फ्लोज थे मैंने एंड पे लिखा हुआ है कि ये करंट प्राइस टर्म्स में, यानी कि रियल कैश फ्लोज है। तो रियल कैश फ्लोज को मैंने रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस्तेमाल करते हुए एनपीवी निकाली है। रियल, अच्छा आपने जो टर्मिनोलॉजी यूज करी रियल कैश टर्म्स पर है, जस्ट टू यस। डिपिक्ट के वो। सही, ओके, समझ देखे गया। ना, इस सवाल में इन्फ्लेशन रेट ही 5.5% गिवन है ना ये। अभी मैंने इन जी। जो कैश फ्लो 2000 थे इनको इन्फ्लेट तो नहीं किया ना, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल तो नहीं किया ना मैंने। नहीं। इसका मतलब है रियल ही है वो। अभी जो अगला मेथड करने जा रहा हूँ एनपीवी मनी मेथड, उसमें अब मैं जो 2000 है इस सबको क्या करूंगा, इन्फ्लेट करूंगा। ऐड करेंगे। इन्फ्लेट करूंगा, ठीक है। और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी कौन सी इस्तेमाल करूंगा, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो सवाल में गिवन है, ठीक है। ओके सर। अब इसको हम करते हैं इन्फ्लेट। इन्फ्लेट करने का आसान तरीका है, अ, मैं यहाँ पर ही कर लेता हूँ। कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला ये है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू टाइम्स 1 + r⁴ एन। इन्फ्लेशन का यही फॉर्मूला है, बस इन्फ्लेट आपने करना है 1 + r⁴ देखिए 2000 है, और इंटरेस्ट रेट आपका क्या है, अब आप इन्फ्लेट करने जा रहे हो तो यहाँ पर अब आपने 5.5% कंसीडर करना है। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है इन्फ्लेशन इन्फ्लेट करने के लिए, ठीक है। ये 5.5% आएगा। पहले साल की फिगर को आप इन्फ्लेट कर रहे हो तो यहाँ पर आप 1 लिखोगे। इसको वैसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करें, क्या आता है? 2110। 2110। इसका क्या मतलब है कि ये जो 2000 है, 2000 है पहले साल में आपको जो मिल रहा है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल करने के बाद ये कितने के बराबर होगा, 2110 के बराबर होगा। क्लियर, समझ आइए? यस सर। यस सर। 2110, तो मैं यहाँ पर 2110 लिख लेता हूँ। अब इसको भी मैं रेज कर देता हूँ, ये इधर से क्या हो गया है, सही है। अच्छा, अब आपने ईयर टू के लिए इन्फ्लेट करना है, तो 1 + 5.5% की पावर टू करेंगे। देखें जरा समझें कि हर साल 5%, 5.5% चीज बढ़ी है ना, तो दूसरे साल में 2 दफा बढ़ेगी। मेरी बात समझ आइए जो मैंने बोली है ये बात। इन्फ्लेशन पर ईयर होती है ना, तो 2000 जो आपको एक साल बाद मिलना था, आपने 5.5% से बढ़ा दिया, वो 2110 के बराबर, 2110 के बराबर हो गया। अब जो ईयर टू में आपको मिलेगा वो 2 दफा इन्फ्लेट होगा ना। 2000 ईयर जीरो से आपने स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर फिर आर की जगह जो एन है अब वो 2 हो गया, तो आप यहाँ पर 2 ले लेंगे। क्या आएगा आंसर? 2000 × 1 + 5.5% की पावर टू। 2226.05। टू। 2226। हाँ, बस राउंड ऑफ करके बता दें। अब ईयर थ्री के लिए आप पावर थ्री ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप इन्फ्लेशन रेट पर ईयर है, तो पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल।
शामिल कर देंगे। 2348। 2348। और लास्ट ईयर? 2477.6, तो 2478। 2478, ठीक है। अब हमने डिस्काउंट फैक्टर कौन सा इस्तेमाल करने? 15% के हिसाब से, जो कि मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्योंकि हमने कैश फ्लोज को इन्फ्लेट कर दिया ना। तो हमें डिस्काउंट फैक्टर भी 15% वाला लेना है। तो मैं देखता हूँ टेबल पे 15% वाले, यहाँ पर मैं पुट करता हूँ। ये है 15% वाले, 870756, 756, 658 और 0.572। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करें। वन कूपन एट थ्री सिक्स ईयर वन का। 1 1836। का, 1683। 16833 का, सही, सिक्स आपने फाइव एट जीरो है। पॉइंट सिक्स फाइव फाइव एट एट हाँ, 658 है। इसका आ रहा है 1545। और लास्ट? 1417। एनपीवी निकालें, इनफ्लोस को ऐड करें और 5000 माइनस कर दें। 1481 पॉजिटिव। तो ये एनपीवी जो है आपकी 1481 आ रही है, यानी कि ये उतनी ही आएगी। ये हमने थोड़ी फिगर्स में कोई मेरे ख्याल से वो गड़बड़ हुई है, क्लोज ही आएगी। मनी मेथड, ये हमने मनी मेथड से किया है। इसको आप दोबारा जरा देख लें, राउंड ऑफ का शायद वो हो, हल्का फुल्का ही है। वरना रियल मेथड से और मनी मेथड से आपकी जो एनपीवी का आंसर है वो क्या आता है? हमेशा सेम आता है। सेम आंसर आपका आएगा, ठीक है। ये 1481 है क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से कोई राउंडिंग ऑफ डिफरेंस की वजह से फिगर आई है, वरना ये 1478 के आसपास ही आती, सही है। तो एनपीवी अगेन आपकी 1481 पॉजिटिव ही आई है। ये मैंने दोनों मेथड से इसलिए किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप अगर रियल मेथड इस्तेमाल करेंगे, जिसमें रियल कैश फ्लोज को रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करेंगे, तो एनपीवी का जो भी आंसर आएगा वही सेम आंसर आएगा जब आप मनी मेथड इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आप मनी कैश फ्लोज को मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करेंगे। तो आंसर उसका सेम आता है। अब एग्जामिनर अगर आपसे जस्ट पूछता है कि एनपीवी कैलकुलेट करो, तो आपने बाय डिफॉल्ट समझ जाना है कि वो आपसे मनी मेथड की ही पूछ रहा है। ये चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई भी है कि कैश फ्लोज इन एग्जाम आर एज्यूम्ड एज मनी कैश फ्लोज। हम ये एज्यूम करेंगे एग्जाम में कि जो कैश फ्लोज हमें गिवन है वो मनी कैश फ्लोज हैं, और अगर वो एनपीवी कहता है तो मनी कैश फ्लोज से मनी वाली ही जो है वो एनपीवी, मनी मेथड वाली ही एनपीवी कैलकुलेट हो सकती है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट है कि अगर सिर्फ एनपीवी पूछी हुई है तो इसका मतलब है आपने मनी मेथड इस्तेमाल करना है। अगर रियल उससे पूछी हुई ना, तो वो बता देगा भाई कि मुझे रियल मेथड से निकाल के दो। तो ये था आपका एनपीवी की जो इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट है।